तो छात्रों की चिंता को हम पहले रखते हैं। पूरा लॉकडाउन इधर व्यवस्था कर रहा है सतीश विधायक। कहाँ गया हेलीकॉप्टर? छात्रावास के इस प्रांगण में उपस्थित सबसे पहले मैं तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन और लाल सलाम पेश करता हूँ। साथ ही इस सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई मखदूमपुर विधायक सतीश जी, हमारे छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार रंजन सर एवं हमारे मित्र मिथिलेश जी, भीम जी और जो भी लोग उपस्थित हैं उन सभी का छात्रावास में तो दोस्त ना है सोनू जी, ऐसा तो हम सभी मित्रों को संबोधन कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं छात्रावास में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही आप लोगों को पता होगा कि अभी स्नातक चुनाव का पूरे मगध क्षेत्र में एक माहौल सा बना हुआ है और सभी लोग जान रहे हैं कि स्नातक चुनाव 31 मार्च को होने जा रहा है। उसको लेकर सभी पार्टियां छात्रों से मिल रहे हैं जो भी ग्रेजुएट हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। उसी संदर्भ में हमारे राजद विधायक मखदूमपुर सतीश जी भी हम लोग के बीच आए हुए हैं कि स्नातक के चुनाव में किसे वोट करना है और स्नातक संबंधित तमाम समस्याओं पे से अवगत भी होने आए हैं कि सदन में किस तरीके से स्नातक के छात्रों के लिए बात रखा जाए और आप किस संदर्भ में आप लोग वोट करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले से मगध विश्वविद्यालय की जो भी स्थिति बनी हुई है स्नातक के छात्रों के लिए, सत्र का लेट होना, छात्रों को सही समय पर डिग्री मुहैया न कराना, ये सब बहुत बड़ी समस्या बन गई। लोगों को नौकरी हो चुका है लेकिन 3-3 साल से भटक रहे हैं, लेकिन लोगों को सही समय पर डिग्री नहीं दिया जा रहा। ये तमाम समस्याओं को लेकर जो हमारे जो उम्मीदवार होंगे स्नातक के, उनकी क्या मंशा रहेगी हम लोगों के लिए। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधारने के लिए 48 दिन लगातार धरना दिए थे 24/7, लेकिन जो भी अभी स्नातक के उम्मीदवार हैं, किसी भी स्नातक के उम्मीदवार हमारे धरना स्थल पर आने का और हम लोग को प्रोत्साहन देने का काम नहीं किया था। हम लोग को मनोबल बढ़ाने का काम, कुछ ही विधायक वैसे थे जैसे में हमारे बड़े भाई सतीश जी आए थे और हम लोगों को मार्गदर्शन भी देने का काम किया था और हम लोग को मनोबल भी बढ़ाने का। इसलिए मैं तमाम साथियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और तालियों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और साथ ही अब हम लोगों को विचार विमर्श करना है कि किस पॉइंट पर हम लोगों को वोट करना है, हमारी डिमांड क्या रहेंगे। तो इन तमाम बिंदुओं पर अपने बड़े भाई सतीश जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह एक एक कर चर्चा करेंगे और हम लोग को मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। भाई सतीश जी के लिए एक बार तालियों से स्वागत। विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के फैकल्टी डॉक्टर राकेश जी, हमारे मित्र संघर्ष के साथी कमलेश भाई, सोनू भाई, चंदन जी, भीम जी और तमाम वो नौजवान साथी, यहाँ पर मुलायम यादव जी भी हैं, यूपी से चल के आए हैं। उन तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल करते हैं साथियों और लाल सलाम भी उनको पेश करते हैं। आज चुनाव तो एक अलग मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप महसूस कर पा रहे होंगे कि 2020 जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में जो आम लोग जो पढ़ करके बाबा साहब जैसे लोग, काशीराम साहब जैसे लोग, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग, लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, जो आम लोग आम जमीन से निकल करके जो देश और दुनिया में अपना नाम कमाएं, अब नई शिक्षा नीति में पूरा उपाय कर दिया गया है कि आम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये शिक्षा कुछ खास लोगों के हाथ में रहेगी। ये शिक्षा चंद पूंजीपतियों के हाथ में मगध यूनिवर्सिटी को दे दिया जाएगा। फीस और कोर्स वो डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है, उसके बदले में हम कितना फी लेंगे और उनको ठेके पे ये दिया जाएगा। यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल भी उनको देने की पूरी तैयारी हो रही है। तो इसलिए साथियों, हम छात्र हैं, मगध यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े हॉस्टल में हम हैं
और सुबह में हम सब लोग चर्चा इसी बात को कर रहे हैं कि आज हमारा जो अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार बहुत संघर्ष के बाद हमको मिला, इस अधिकार को ख़त्म करने की बात हो रही है। शिक्षा को इतनी महंगी कर दी जा रही है कि आम लोग के पहुंच से दूर हो जाए, और नौकरी की संभावना इतना कम कर दिया गया है कि लोग पढ़ ले, कोर्स ले लें, लेकिन निराश भरी जीवन जिए, वो बंधुआ मजदूर के रूप में कहीं खटने के लिए तैयार रहे। आज पहले अमूमन 18, 20, 25 से पहले आम लोगों की शादी विवाह हो जाती थी, लेकिन आज एवरेज एज 30 और 40 के बीच का हो जा रहा है। ये इसका खास वजह है, दीपक जी हमारे साथी हैं संघर्ष का, उनको भी क्रांतिकारी इस्तेकबाल। तो आज ये वजह है कि हम स्वयं सोचते हैं कि हम पैर पे खड़ा नहीं हुए तो भाई हम शादी विवाह करके हम क्या कर पाएंगे। बहुत विचित्र स्थिति है। या फिर ये लगता है कि जब हम छात्र थे तो 5,000 10,000 रुपया महीने हम खर्च कर रहे थे, और हम 5,000 10,000 का हमको कोर्स कंप्लीट होने के बाद काम भी नहीं मिल पा रहा, तो और विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए छात्रों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है, और इसीलिए आज तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जुडिशियरी का भी इस्तेमाल सत्ता पक्ष अपने तरीके से कर रहा है। ठीक है, जो 2019 में एक मानहानि का मामला होता है, जिस राज्य में भाषण दी जाती है उस राज्य में FIR नहीं होके गुजरात में FIR होता है, फिर उसको स्टे लगवा दिया जाता है, और फिर जब मोदी और अडानी के संबंध पे जब राहुल गांधी जी लोकसभा में अपनी बात को रखते हैं तो उसके 8 दिन बाद उसको ओपन कर दिया जाता है। 1 महीने के अंदर इस सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा को इसलिए स्टे करके रखा जाता है कि राहुल गांधी संसद में दूसरी बार भाषण न दे पाए, तब तक सत्ता पक्ष देश में पहली बार हुआ है कि सरकार ही सदन को नहीं चलने दे रही है। ऐसा देखिए आप लोग सब लोग देख लें, सरकार ही सदन को नहीं चलने दी क्योंकि राहुल गांधी का स्पीच न हो जाए। और जब वो सज़ा मुकर्रर हो गया, घंटे भर में, ये नियम है, हम विधायक हैं, वो हम किसी को भी कोर्ट में कन्विक्शन चल रहा है तो उसके लॉ के अनुसार में हमको सज़ा हो सकती है, हम बरी भी हो सकते हैं। लेकिन जब सज़ा हो जाए तो इसकी पहली सूचना निर्वाचन आयोग को देना है, क्योंकि हमको निर्वाचन आयोग ने सर्टिफिकेट दिया, हमको संसद ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, स्पीकर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। हम लोग को जो निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट मिला, ये पूरी चुनाव प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने करवाया। निर्वाचन आयोग ने दिया कि मखदूमपुर विधानसभा 2018 से सतीश कुमार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसका सर्टिफिकेट निर्वाचन आयोग ने दिया, उसके पदाधिकारी ने दिया, तो इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देना है। निर्वाचन आयोग स्पीकर जो संसद का सचिवालय है वहाँ भेजेगा स्पीकर के पास में, और फिर स्पीकर अपना निर्णय लेंगे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि निर्वाचन आयोग को सूचना नहीं दी गई, उससे पहले ही इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? आज छात्र लोग भी सड़क पर हैं, आज बेरोजगारी का क्या आलम है आपसे बेहतर कोई महसूस नहीं कर सकता है। किस तरीके से देश में मुद्दे की जो बात नहीं है उसी पे टीवी पर चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर खूब चर्चा हो रहा है। अरे भारत में क्या हो रहा है इससे ना लोगों को मतलब है। ठीक है, पाकिस्तान रसातल में चल जाए, लेकिन भारत कहाँ जा रहा है? हमारा GDP कहाँ जा रहा है? डॉलर के मुकाबले हम कहाँ कंप्लीट कर रहे हैं? पर व्यक्ति जो हमारा पर कैपिटल इनकम हमारा कहाँ घसक रहा है? क्या हम चाइना के रहते हैं कि हम दुनिया का हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो क्या चाइना हमारा जो सबसे बगल का देश है, क्या उसके लेवल में भी हम कंप्लीट कर पा रहे हैं? तो ये स्थिति ये है। और आपने देखा भी कि किस तरीके से जब सरकार ही व्यापारियों के लिए काम करना शुरू कर दे, तो जो 2014 से पहले 609वें नंबर पर थे अडानी, विश्व में दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। ये क्या चमत्कार है, जब आम आदमी का इनकम दुगना नहीं हो पाया। हमारी मजदूरी अगर 2014 में 400 रुपये थी मजदूरों की, तो 200 रुपये थी, तो 400 रुपया नहीं हो पाया। जिनका 500 रुपया मजदूरी था 1000 रुपया नहीं हो पाया। लेकिन सोच लीजिए
जो 15,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी वो जाकर के 20 लाख करोड़ रुपए की कंपनी में बन जाता, तब्दील हो जाता। इस बात को समझते हैं आप लोग, जो आवारा पूंजीवाद किस तरीके से पूरी देश का साधन संसाधन, जब कोरोना में हम सब लोग दाने दाने के 5 किलो राशन पे कि भाई कहीं ना सरकार 5 किलो राशन दे कि हमारा घर चले, इस पर हम 80 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं। उस समय उनका कैपिटल प्रत्येक दिन लगभग 10,000 15,000 करोड़ रुपया बढ़ रहा था। ये हालात है साथी, इन तमाम चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमसे हमारे सिर्फ परिवार को उम्मीद नहीं है, हमसे हमारे समाज को उम्मीद है। ये पूरे जो आपका इलाका है, पंचायत है, आपका ब्लॉक है, आपका जिला है, आपके तरफ देख रहा है कि सोनू यूनिवर्सिटी में है, ये कुछ करेगा। कमलेश यूनिवर्सिटी पहुंच गया है, ये कुछ वहाँ से करके आएगा। क्योंकि आप हो सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पहला जनरेशन पहुँचे, इससे पहले तो मैट्रिक ही नहीं पास हो पाते थे। वो तो कर्पूरी ठाकुर जी का धन्यवाद कहिए कि इंग्लिश कंपलसरी को हटाए तो हमारे लोग मैट्रिक पास शुरू किए, और जब मैट्रिक पास हुए तब फिर कॉलेज इंटर में और ग्रेजुएशन शुरू किए। ठीक है, नहीं तो हमारे 80 से 90% लोग वहीं पे छट जाते थे, वो कॉलेज का मुंह नहीं देख पाते थे। तो आज पहले जनरेशन है, आपके पिताजी बहुत के पिताजी हुए होंगे तो ग्रेजुएट होकर के वहीं पर यूनिवर्सिटी तक नहीं आ पाए होंगे, तो आप यूनिवर्सिटी तक आए हैं। और मगध यूनिवर्सिटी का दशा दुर्दशा किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक मगध यूनिवर्सिटी पहले एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी था, नैक के कैटेगरी में गया, इसके कॉलेजेस A+ रैंकिंग गया कॉलेज लेकर के आया था। मगध यूनिवर्सिटी का भी उस समय रैंकिंग बहुत बढ़िया था, और अच्छे पैसा भी UGC ने यहाँ ग्रांट किया था। लेकिन देखिए किस तरीके से मगध यूनिवर्सिटी जैसे बिहार के सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी को किस तरीके से बर्बाद किया गया। ठीक है, आज कोई भी अगर कहीं कोई पूछता कहाँ से BA करे था, तो मगध यूनिवर्सिटी से, तो उससे शादी नहीं करना चाहता वो कि किस साल में कंप्लीट हो। तो स्थिति ये है, कहाँ से PG करे था, तो मगध यूनिवर्सिटी से, तो पूरा हो जी तो 2-3 साल में स्थिति ये हो गया। तो चलिए, बहुत चीज़ बदला है, हमारी सरकार बिहार में बदली है। हम लोगों ने, हमारे नेता ने, खास करके तेजस्वी यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने राज्यपाल से पहल किया, राज्यपाल बदले गए, तो अब कुछ एक उम्मीद जगी है कि मगध यूनिवर्सिटी में अब बढ़ जाइए। मगध यूनिवर्सिटी में अब जा कर के आप देख रहे हैं कि परीक्षा घोषित हुई है और परीक्षा स्टार्ट है, पार्ट 3 पार्ट 2 की एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो हम लोग का सबसे पहला प्रयास है कि मगध यूनिवर्सिटी को सेशन के अनुसार कर दिया जाए। उसके बाद अभी मैथ में एडमिशन हो जा रहा है, केमिस्ट्री में हम एडमिशन ले रहे हैं, या साइकोलॉजी में एडमिशन कोर्स है लेकिन उसमें प्रोफेसर नहीं है, तो भैया बेंच और टेबल पढ़ाएगा हमको? सवाल ये है। तो ज़रूरत के अनुसार फैकल्टी आए, उस तरफ भी हमारा बढ़ा है, और कुछ 2-3 दिन पहले भी रिजल्ट हुआ है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट हुआ है। तो जो कमियां हैं उन तमाम चीज़ों को दूर करेंगे, और जब तक देश का शिक्षण संस्थान मजबूत नहीं होगा, देश नहीं मजबूत होगा। ये घंटी बजाने से या मंदिर बनाने से विश्व गुरु नहीं बन सकते। यदि मंदिर के आधार पे विश्व गुरु बनना होता तो विश्व गुरु का यूनिवर्स गुरु होता, जितना मंदिर है भारत में है, यूनिवर्स गुरु होता है। लेकिन विश्वविद्यालय, आपके 200 भारत के विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालय में नहीं आते। सोच लीजिए, भारत का 200 यूनिवर्सिटी को दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी नहीं आता। जो कभी आता भी था JNU जैसा संस्थान, उसको भी किस तरीके से टुकड़े टुकड़े तो किस तरीके से करके बर्बाद किया गया। अब तो वहाँ सीटें भी घटा दी गई कि कोई टेलर का बच्चा, कोई रिक्शा चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला का बच्चा वहाँ नहीं पहुँच पाए। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आप सब लोग समझ रहे हैं, और हम आप ही के बीच से, आप ही के साथ में रह के, यही कैंपस में रह कर के आज वहाँ तक पहुँचे हैं। इन तमाम बारीकियों को हम समझते हैं, और जब ज़रूरत होती है बजट पे वहाँ बोलने का, शिक्षा पे बोलने का, या क्वेश्चन लेकर के आने का, तो हम लोग लेकर के आते हैं। या अनऑफिशियल रूप से मुख्यमंत्री जी से भी जब बात होती है, अपने नेता तेजस्वी यादव जी से बात होती है, तो छात्रों की चिंता को हम पहले रखते हैं, क्योंकि
पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। बगैर पढ़े नहीं बढ़ सकता इंडिया, ठीक है। इसलिए हमको पढ़ाई के संसाधन को दुरुस्त करना चाहिए। इसलिए आपने देखा कि इस बार बिहार का जो बजट है सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है। यह निरंतर जारी रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि बिहार का लगभग 20% से 25% जो बजट है शिक्षा पे खर्चा हो, और इस बजट को और बढ़ाया जाए, जिससे हम सबको, हम लोग का, हमारा तो ड्रीम है यहाँ पे कि यहाँ पे इक्वल एजुकेशन सिस्टम लागू हो। और इसीलिए हमारे नीतीश कुमार जी ने ही 2005 में ही मुचकुंद देवी कमेटी बनाई थी, जिसने रिपोर्ट दिया कि बिहार में किस तरीके से इक्वल एजुकेशन सिस्टम लगाया जा सकता। आज एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जा सकता। जब तक इक्वल एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं होगा, आज विधायक का बाल बच्चा किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, आज मुखिया जी का भी बाल बच्चा नहीं पढ़ता है, डीएम का तो छोड़ ही दीजिए, मंत्री का तो छोड़ ही दीजिए। तो भैया, तो उस विद्यालय में पढ़ता किसका बाल बच्चा है? सरकारी विद्यालय में जिनका इनकम 5,000 रुपया से कम है, ठीक है, ये स्थिति है। तो इसलिए डीएम साहब क्यों जाएंगे विद्यालय की जांच करने, विधायक जी क्यों जाएंगे विश्वविद्यालय की जांच करने? स्थिति यह है। लेकिन अगर इक्वल एजुकेशन सिस्टम लागू हो जाएगा, सबका बाल बच्चा, राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान जब लागू हो जाएगा, तब देखिएगा कि खेत में, झोपड़ी में, सुअर के बखोर में भी रहने वाला बच्चा किस तरीके से उनको चुनौती देने का काम करेगा, जिस तरीके से बाबा साहब ने सब पूरी दुनिया को चुनौती देने का काम किया। ये तब निकल करके आएगा। इसीलिए साथी, आप सब लोग जागरूक लोग हैं, आप सब लोग को मालूम है कि आपके ग्रेजुएशन कंस्टिट्यूएंसी से भी एक आप प्रतिनिधि चुनते हैं कि आपकी बात को मजबूती से वहाँ पे विधान परिषद में उठा सके। आपके लिए जब पॉलिसी बने तो अलग से सिर्फ ग्रेजुएट लोगों के लिए बात रख सके। हम लोग के छात्र जीवन में कमलेश है, सोनू है, यहाँ पर दीपक है, भीम है, इन लोग से पूछिए। जब हम चंदन भाई हैं, हम लोग जब जाते थे तो हम लोग छात्र SFI से लेकर के जब शुरुआत किए थे तो हमारी डिमांड होती थी कि जो भी ग्रेजुएट हो जाए उसको 3,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, कि वो माता पिता पे डिपेंड नहीं रहे, अपना पाठन या तैयारी भी करना है तो कर सके। तो आपको 3,000 रुपया मिल जाता, हॉस्टल में तो अपना सर्वाइवल आपका हो सकता है ना। तो ये मिलना चाहिए। तो ये बात आपके बीच के प्रतिनिधि जाएंगे तभी उठा पाएंगे, ठीक है, ये मजबूती से वहाँ रख पाएंगे। तो इसीलिए 31 तारीख को ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का वोट पड़ना है। और महागठबंधन जो बना है बिहार में 7 दलों का, भाजपा के छोड़ के सभी दल हम लोग एक हैं, ये पहली बार बिहार में इस तरीके का हुआ है। तो 7 दलों का जो गठबंधन है, उनके संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह जी हैं। तो हम उनके तरफ से, क्योंकि इतना लंबा क्षेत्र है, 8 जिला का एक निर्वाचन है, 100 ब्लॉक, इससे ज़्यादा ब्लॉक इसमें आते हैं, तो डॉक्टर पुनीत नहीं आ सकते हैं। लेकिन आपका भाई, आपका दोस्त, आपके साथ रहने वाला, बेझिझक आप हमारे पास आ सकते हैं। हमसे तो छोड़िए, हमारी वाइफ से भी आप बतिया सकते हैं, ऐसा संबंध है हम लोग का एक दूसरे का, ठीक है। तो उनके गारंटर के रूप में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। और 31 तारीख को आप सब लोग अपना कीमती मत उनको दें, और आपके जितने जानने वाले दोस्त हैं, क्योंकि सबको डॉक्टर पुनीत, सबको सतीश कुमार बन के काम करना होगा, ठीक है। तो हम इसीलिए आए हैं कि आप जानने वाले जितने दोस्त हैं, आप बोलिएगा देख एकरा ओकरा वोट देवे से कोई फायदा ना हो, देख देश के हालात का एकदम साफ साफ से वोट देवे ला हो, डॉक्टर पुनीत के दे। और बाकी महागठबंधन के तेजस्वी जी के सरकार बनने हमनी जा कर के लड़बो हो, ठीक है। ये विश्वास उनको दिलाना है और उनको वोट दीजिए। और जो शिक्षक हैं उनके लिए हमारे महागठबंधन के ही हमारे उम्मीदवार हैं संजीव श्याम सिंह जी, उनको वोट दे करके, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, 24 और 25 के बीच का चुनाव, और यही चुनाव होता है ना एक स्टार्टअप। जब आप 100 मीटर का रेस, सोनू देखे बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन था, जब आप रेस में जाते हैं तो गेट सेट गो, मतलब जो गो के साथ भाग गया वो रेस में एक कदम आगे होता था, और जो गो सुनने के बाद भागा वो स्लिप हो जाता था। तो जो भी स्पोर्ट्समैन होंगे इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। तो ये गेट सेट गो है, ये
ये चुनाव ही 24 के लिए स्टार्टअप देगा, स्टार्ट करने का काम करेगा। इसलिए इसमें इतना वोट दीजिए कि भाजपा आरएसएस जो देश में चाहती है तमाम संवैधानिक संस्थानों को ध्वस्त करना, तमाम शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करना और आपको हमको सब लोग को बुद्धू जाहिल बना करके कारपेट घराना के हाथ में बंधुआ मजदूर के रूप में सौंप देना, यही ना उनका उद्देश्य है कि भैया आप बेरोजगार रहिएगा तो 8,000 में भी काम करने के लिए तैयार रहिएगा। आप बेरोजगार रहिएगा तो कहेगा 8,000 रुपये में 8 घंटा नहीं 12 घंटा बाबू करे पड़ेगा। तब क्या करेगा? वहाँ ऑर्डर करे कि रोटी नहीं है, आप देख रहे कि बच्चों का कपड़ा नहीं है, तो भैया ठीक है कोई और काम दे दीजिए। ये मेरे हम लोग के पास में रोज़ आती है इस तरीके की लोग। इसलिए इसीलिए 31 तारीख को हम आप लोग से यही निवेदन करने आए हैं, डॉक्टर पुनीत कुमार जी के तरफ से, तेजस्वी यादव जी के तरफ से, नीतीश कुमार जी के तरफ से कि आप अपना एक एक कीमती मत राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन समर्थित पुनीत जी को दें। यही निवेदन, यही आरजू विनती करने आए हैं। और आप ये भी समझते हैं कि डॉक्टर पुनीत जब जीतेंगे तो आपका भाई का भी कद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज रात में 12 बजे रात में भी हम आकर के आपके साथ धरना पर बैठने का काम करते हैं, या कोई भी यूनिवर्सिटी का छात्र कभी भी हमको फ़ोन करता है किसी भी ज़रूरत के लिए, तो लगता है कि ये मेरा परिवार हमारा भाई का है। हम अपने लोगों को बोलते हैं कि भाई इसका काम जल्दी लाइनअप करो, ठीक है। तो ये है, तो जब आप यहाँ से हमारे आह्वान पे हमारे साथी, हमारे मित्र सब लोग सभी बातों को समझ करके वोट दीजिएगा, तो पार्टी संगठन भी देख रही है। आज इसी वजह से इतने कम काल में हम विधायक भी बने और पार्टी के प्रवक्ता बने। पार्टी के मंत्री बनना से बड़ा पद है पार्टी का प्रवक्ता बनना, कि पार्टी के बात को, पार्टी के आइडियोलॉजी को एक सार्वजनिक मंच पे रखने का काम, जिसको आप बोल रहे हैं, हम जो बातें बोल रहे हैं पूरी दुनिया सुनेगी, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी जिम्मेदारी हमको मिला है और इसी तरीके से आप सब लोग का प्यार मोहब्बत साथ संघर्षों में मिला है, तो आज सरकार में आए, आपका साथ मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम भी बढ़ेंगे, आप भी बढ़िएगा, सब मिल के बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।